चलिए बच्चों, आज अपन नया चैप्टर का दूसरा लेक्चर फोर्स में स्टार्ट करेंगे, है ना, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से स्टार्ट होगा। और इससे पहले इनर्शिया की बात अपन कर चुके हैं। इनर्शिया और फोर्स क्या होता है वो अपन ने पढ़ लिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है जरा इसको समझते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि अगर मैं किसी बॉडी को मोशन में रखता हूं तो वो रुक जाती है थोड़ी देर बाद। जैसे मैं किसी बॉल को छोड़ता हूं तो वो रुक जाती है, रुक जाती है। किसी भी चीज को, मैं पंखे को भी बंद करता हूं या भी मोशन में है और ये थोड़ी देर बाद ये भी रुक जाएगा, रुक जाएगा। सर न्यूटन तो कह गए थे कि बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ये सर क्यों हो रहा है? तो न्यूटन सही कह गए थे। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, बाहर से कोई दूसरा फोर्स ना लग रहा हो, तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। तो न्यूटन का यही तो लॉ था। तो आपने देखा एक बॉल को आपने मोशन में किया, थोड़ी देर बाद वो रुक गया, वहां पर भी फोर्स लग रहा है, वहां फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। उस फ्रिक्शन ने धीरे 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 करके उसकी मोशन को कम करते करते रोक दिया। यहां पंखे को हम बंद कर देंगे ना, ये मोशन में, ये भी धीरे धीरे करके रुक जाएगा। क्यों? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। एयर में फ्रिक्शन होता है, एयर की वजह से ये हमेशा क्या होता है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इसका मोशन कम होता जाता है और फाइनली ये रुक जाता है। बात समझ आई? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको याद रखना है कि इस लॉ के अनुसार अगर कोई बॉडी जिस स्टेट में उसी में कंटिन्यू करेगी, बॉडी विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। बॉडी विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until और unless an external force is applied on it। जब तक कोई उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। पंखा बंद कर देना। जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बात समझ में आ गई? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में किसी को कोई दिक्कत? इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द बॉडी विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until और unless an external force is applied on it। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यही तो इनर्शिया कहती थी, बॉडी जिस स्टेट में है उसी में रहेगी, उसी में रहना चाहेगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो डिफाइन क्या करता है? दिस लॉ डिफाइंस फोर्स। ये क्या डिफाइन करता है? फोर्स को। ये एक्चुअल में फोर्स की डेफिनेशन बताता है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? चलिए अब आते हम लीनियर मोमेंटम पर। लीनियर मोमेंटम क्या होता है जरा समझना, है ना। तो सुन ले भैया, सुन ले, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बाद में कर लेना अपना कवर, और घर पे भी जाके कर सकते हो, लिंक डली हुई है उस पर लिख लेना, वो सब कुछ लिखा है उस पर ना, पॉज कर करके लिख सकते हैं अपन। लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम बताता क्या है? तो पहले तो ये वर्ड समझ लो कि लीनियर वर्ड जो है ना वो ऑप्शनल वर्ड होता है, हम बोले या ना बोले बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा, एक्चुअल में वो लीनियर वेलोसिटी था। आपने स्पीड पढ़ा, एक्चुअल में वो लीनियर स्पीड था। आपने डिस्टेंस पढ़ा, वो लीनियर डिस्टेंस थी। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। कहने का मतलब जो लीनियर वर्ड है वो ऑप्शनल है, लगाइए तो ठीक है, नहीं लगाइए तो माना जाता है। ऐसे ही इसको कई बार हम आपको मोमेंटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोमेंटम। तो आप लीनियर मोमेंटम इसको मान के चलना। बात समझ आई? इसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। और आप लोग क्या मान के चलेंगे इसको? लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अब इसको कैसे मेजर करते हैं? तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मोमेंटम कैलकुलेट होके आ जाता है। तो कई लोग इसकी डेफिनेशन यहीं से बना देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, कई लोग। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। quantity of motion contained in the body is called
मोमेंटम। सर मोशन तो स्पीड और वेलोसिटी बता देता है, किसी की मोशन पता करना हो तो अपन क्या सोचते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बहुत है। तो सर आप स्पीड और वेलोसिटी से मोशन निकाल सकते हैं, तो मोमेंटम की क्या जरूरत है? जरूरत है। अब आप समझना, मैं अभी एक आदमी से बोलूं आपको दौड़ना है, और दूसरे आदमी से बोलो तुम्हें भी दौड़ना है, देखते हैं कौन जल्दी दौड़ता है, कौन तेज दौड़ता है। अब एक को मैंने दे दिया 10 किलो और एक को दे दिया मैंने 100 किलो कि तुमको 10 किलो लेके दौड़ना है, और उससे बोला तुम्हें 100 किलो लेके दौड़ना है। अब ऑब्वियसली बात, किसी के ऊपर अगर 100 किलो का वजन होगा तो उसकी स्पीड स्लो होगी, वो उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा। अब वो दौड़ता जा रहा है और 10 किलो वाला स्पीड में दौड़ रहा है, तो अपन को क्या लगेगा, मोशन किसकी ज्यादा है? 10 किलो वाले की। लेकिन एक्चुअल में उसकी स्पीड ज्यादा है, उसका मोशन ज्यादा नहीं है। मोशन क्या बताता है? मोशन बताता है कोई भी बॉडी कितने मास को कितने स्पीड से ले जा रही है, दिस इज कॉल्ड मोशन। मोशन जो है ना, बॉडी की कैसे कैलकुलेट, क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसे कैलकुलेट होती है? कोई भी बॉडी का मास कितनी स्पीड से चल रहा है। बात समझ आई? मान लो एक आदमी 10 किलो का था, 20 की स्पीड से चल रहा, बताओ कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है? 20 की स्पीड से चल रहा है, और 10 किलो का है, तो मास इंटू वेलोसिटी से क्वांटिटी ऑफ मोशन निकालते हैं, तो 10 इंटू 20 कितना हो गया? 200। और एक आदमी जो 100 किलो लेके चल रहा है वो 5 की स्पीड से चल रहा है, कितने की स्पीड से? तो उसका कितना हो गया मोशन? 500। और इसका कितना है? 200। और लग क्या रहा है आपको? 200 वाला मोशन ज्यादा लेके चल रहा है, 200 वाला की स्पीड ज्यादा है, मोशन 200 वाले की ज्यादा नहीं है। बात समझ आई? बात समझ आई? चलिए, तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन का क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब है कि उस बॉडी का मास कितनी स्पीड से चल रहा है, कितना मास कितने स्पीड से चल रहा है, उसके प्रोडक्ट से निकल के आता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसको मेजर कैसे करते हैं? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम करके इसको मेजर कर ले सकते हैं। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसको पी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा पी इक्वल टू एम इंटू वी। अब इसकी यूनिट निकालनी है, मास की क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट में किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, और मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सर क्वांटिटी ऑफ मोशन में क्या क्या आएगा? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसे मेजर करोगे? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कई बार डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसी से मेजर होता है। एक्चुअल में मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वही तो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, और वो उस बॉडी के अंदर कितना है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वो उसका क्या कहलाता है? मोमेंटम। अब थोड़ा मैं समझाता हूं आपको। मान लो आपके पास एक भारी भरकम पहलवान, सुमो पहलवान 10 की स्पीड से आ रहा है, और एक छोटा सा बच्चा भी 10 की स्पीड से आ रहा है, सेम स्पीड है। अब बताइए आप किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? सुमो पहलवान का। क्यों? उसको रोकने के लिए ज्यादा ताकत क्यों चाहिए? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, और अगर मास सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। और मोमेंटम सेम है तो समझ लेना मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों का सेम रहेगा। क्लियर? डेफिनेशन में किसी को दिक्कत? अब आते हैं, मान लो ये बॉडी 10 किलो की है, कितने की स्पीड से चल रही है? 5 की स्पीड से। मोमेंटम बताइए। तो आपको पता है मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास कितना है? 10 किलो, वेलोसिटी है इसकी 5, तो कितना आ गया? 50 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन समझ लेना, है ना। मान लो हमारे पास में एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है ना। ये 3 क्वेश्चन है, पहले इनके आंसर समझते हैं।
देखो हमारे पास में ये बॉडी 20 किलोग्राम की 10 की स्पीड से चल रही है, तो बताइए इसका मोमेंटम। तो मैं मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 20, वेलोसिटी कितनी है 10, कितना हो गया 200 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसका मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम होता है सर मास इंटू वेलोसिटी। मास इसका है सर 5 किलोग्राम, वेलोसिटी इसकी है 10 नहीं सॉरी 50, कितनी है 50, तो ये कितना हो गया 250 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। अब इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। ये है मास इंटू वेलोसिटी, मास इसका 2 किलोग्राम, स्पीड इस वेलोसिटी इसकी 10, तो आ गया 20 मीटर 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात समझ आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब अपन थोड़े से ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं। मान लो आपको दिया गया है, ध्यान से सुनो, आपको दिया गया है 3 किलोग्राम की बॉडी है, ठीक है, कितने किलोग्राम की है 3 किलोग्राम की है, ठीक है, ये 3 किलोग्राम की बॉडी है, ये जाके इस दीवार से टकराती है, टकराकर लौट के आती है, जितने स्पीड से टकराती है उतने ही स्पीड से वापस आती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग है, ये पहले इधर जा रही थी और लौट के इधर आ रही थी। अब आपको निकालना था चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना था, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास हमारा 3 किलोग्राम है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो कितना हो गया 15 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, हो गया। फिर निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, बॉडी तो यही लौट के आएगी, तो मास तो इसका 3 किलोग्राम ही रहेगा और वेलोसिटी ये रहेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैसी -5, तो ये कितना आ गया माइनस का 15 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना था चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल आया है -15 और इनिशियल है हमारा +15, ये फॉर्मूला लिखा है। -15 कितना हो गया -30, कितना हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। बताओ बात समझ आई, क्यों प्लस में होगा, तो इनिशियल प्लस में ही तो रखा है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। नहीं आई समझ, नहीं आई। फाइनल मोमेंटम माइनस का 15 है, फिर ये फॉर्मूला का माइनस रख दिया मैंने। अब ये 15 है तो हमने 15 रख दिया पीआई की जगह बस। अगर ये -15 होता तो फिर हम इसको ऐसे लिखते ना, ऐसे 15, ये प्लस है, लो अब ठीक है, अब खुश, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और -15 कितना हो जाएगा 30। इसमें किसी को दिक्कत आया समझ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आपसे बोल रहा है, देखो आपसे कह रहा है ये एक बॉडी है, देखो बेटा, देखो ये एक बॉडी है जिसका मास है, मैं यू स्पीड से जा रहा है, दीवार से टकरा के लौट के आ रहा है यू स्पीड से, तो हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम में मास तो m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, पर उस डायरेक्शन में कैसी लेते हैं माइनस, इधर लेते हैं प्लस की वेलोसिटी, तो इधर लेते हैं हम माइनस की वेलोसिटी, तो माइनस का u है, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया माइनस के mu। कोई दिक्कत। अब फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, इसलिए प्लस की लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, ये वाली इधर डायरेक्शन में थी इसलिए माइनस का ली थी, तो यहां पर हमने u ले लिया, क्या ले लिया u, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया mu। चेंज इन मोमेंटम निकालना था। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है हमारा mu, इनिशियल है -mu, तो माइनस माइनस प्लस, तो mu प्लस mu कितना हो गया 2mu, तो हमारा इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया 12। कोई दिक्कत आया समझ।
चलिए इतना समझ आ गया। अब आते हैं हम आगे की कहानी पर। क्लियर है? चलिए तो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा अपन? न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको एक चेंज इन मोमेंटम पे क्वेश्चन और करा देते हैं। मान लो आपके पास में ये एक बॉल है, दीवार है ना, ये बॉडी जिसका मास है 5 kg है ना, ये इसकी स्पीड है, इधर जा रही है, जाते हुए u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और आते हुए है इसकी स्पीड, फाइनल जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, बात समझ आई? तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, तो मास हमारा है 5 और इनिशियल वेलोसिटी है 10, उस डायरेक्शन में इसलिए माइनस ले लिया, तो यह आ गया 50 माइनस का किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब जब ये टकरा के लौट के आएगा तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मास तो हमारा 5 ही रहेगा, पर वेलोसिटी देखो पहले से आधी हो गई इस डायरेक्शन में, इसलिए 5 ही रखा, तो ये कितना हो गया? 25। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 25 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल है 25 और इनिशियल है -50। तो भैया ये 25, ये कैसा हो गया? माइनस माइनस प्लस, 50 और 25 कितना हो गया? 75 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। मान लो एक बॉडी है, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है v, टकरा के लौट के जाता है तो इसकी वेलोसिटी इससे आधी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, माइनस v क्यों लिया? उस डायरेक्शन में है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, अब की बार आधी हो गई v/2। ये हमारा माइनस का m भी आ गया और ये हमारा m भी अपॉन 2 आ गया। कोई दिक्कत? हमको क्या निकालना था? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ जी बेटा, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? mv/2 और इनिशियल कितना है? माइनस का mv। तो बेटा देखो mv/2 माइनस माइनस प्लस का mv, तो कितना हो गया? 2 और इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे कि नहीं? तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3mv/2। बात समझ में आया? क्लियर? तो इस तरीके से हम मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं मोमेंटम का। ठीक है, मान लो हमारे पास में ये ग्राउंड है। क्या है ये? ग्राउंड। यहां ये बॉल है, ये m मास की है। कितने मास की है? m मास की है। ठीक है, चलो मास दे देते हैं 2 किलोग्राम। ठीक है, और ये हमारा यहां से 10 मीटर हाइट से हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ने के बाद ये बॉल इससे टकराती है और टकरा के टप्पा खा के ऊपर जाती है। और टकराई जब ये बॉल, क्या की? जब ये बॉल टकराई, ठीक है, और टकरा के वापस गई, तो मान लो ये v स्पीड से टकराती है। कितनी स्पीड से? v से। तो लौट के भी कितनी स्पीड से जाएगी? v स्पीड से जाएगी कि नहीं जाएगी? उस क्षण तो सेम ही रहेगी ना। अब हमको बताना है चेंज इन मोमेंटम। क्या बताना है? चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यहां वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब किसी बॉडी को हम छोड़ते हैं तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्यों? पढ़ी नहीं है हमने? इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं निकल पाएंगे, एक्सेलरेशन पता है।
जब भी बॉडी को हम ऊपर से छोड़ेंगे उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, मैंने इसको छोड़ दिया, इसमें एक्सेलरेशन कितना था, जी। आप सबको पता है कि नहीं पता है? अरे जब हम बॉडी को ऐसे छोड़ते हैं ऊपर से तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होता है हमारा, जी होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ा है हमने, वर्टिकल मोशन में पढ़ाया कि नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पढ़ा? चलो भाई खतरनाक लोग, चलो खैर देख लेते हैं। सुनो बेटा, जब हम किसी बॉल को यहां छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई कि नहीं? और इसको जब हम छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ इसका वेट लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो गया, -g। नीचे की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस। और यहां पर हमको फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है, और ये डिस्प्लेसमेंट दिया 10 मीटर। ठीक है, तो हमको वेलोसिटी कैसे निकालनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आया v² = u² प्लस 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। एक्सेलरेशन -g है, -g की वैल्यू -10 लिख सकते हैं, g की वैल्यू 10 होती है भैया। g की वैल्यू जो है वो 9.8 होती है वैसे, पर हम कैलकुलेशन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, फोर्स लगे ग्रेविटी से। और यहां पर एस जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो नीचे की तरफ -10 ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? चलिए तो भाई साहब यहां से v² कितना आ गया, ये आ गया 200। सर ये माइनस क्यों लिया 10? अरे भाई जहां बॉडी है उसके नीचे सब कुछ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ, वेलोसिटी भी नीचे है, तो दोनों नेगेटिव ले लो, एक्सेलरेशन भी नीचे है। बात समझ में आया? तो यहां से हमारा वेलोसिटी कितना आ गया, √10√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10√2 आएगा। कितना आएगा, 10√2। अब हमको निकालना था चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना था, चेंज इन मोमेंटम। अब आप सुनना कहानी, इस वाले क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा चीज दे दी कि वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा गया है। भाई अगर आपने मोशन की 3 इक्वेशन पढ़ी हो, पहली इक्वेशन v = u + at, दूसरी इक्वेशन s = ut + ½ और तीसरी इक्वेशन v² = u² + 2as। तो यहां पर x, जब भी वर्टिकल मोशन होगा, जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा g रहेगा। क्या रहेगा, g। और g की वैल्यू वैसे 9.8 होती है, पर हम उसको 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई, नियरली इक्वल इतना ले लेते हैं। तो जब भी हमें न्यूमेरिकल करना होता है तो हम यही रख लेते हैं 10। ठीक है, इतना समझ आया? अब क्या होता है कि नीचे की तरफ जो जितने भी लग रहे हैं वो सब हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन हालांकि हमें कुछ लोग 9th क्लास में ये भी पढ़ा देते हैं कि सेम डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव क्या पॉजिटिव ले लो। नीचे की तरफ ही जी लग रहा है, नीचे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों पॉजिटिव ले लो, सेम डायरेक्शन है ना। चलिए, तो आपको ये बात समझ आई। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमारा 10 है, और जी की एस की वैल्यू हमारी 10 है, तो v² = 200। तो ये हमारा v आ गया 10√2। 10√2 कैसे आया भैया, अंडर रूट के अंदर 2 × 10 × 10, तो इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। समझ गया कि नहीं? तो ये सर प्लस क्यों ले लिया अब आपने? अरे आपकी मर्जी है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों माइनस के थे, तो माइनस माइनस वैसे ही प्लस होना है, तो आप तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 9th क्लास में तो प्लस लिए, 11th क्लास में थोड़ा सा इसको माइनस ही रखना है ना। 9th में तो आप ले लो, नहीं बनना तो मैंने क्या बताया, जहां आप खड़े वहां से नीचे जाओगे तो नेगेटिव और ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। तो आपने देखा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो -10 × -10, तो इतना ही आ गया। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या निकालना था, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, देखो समझो बेटा, हमने सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाला। क्या निकाला, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मास कितना है इसका, 2 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी देखो जा रही है कितने स्पीड से, 10, नीचे की तरफ जा रही है तो माइनस का, तो माइनस का 10√2, तो आंसर आया 20√2 माइनस में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम, अब ये उतने ही स्पीड से ऊपर जा रही है, किसी बॉल को टप्पा खाएंगे उतनी स्पीड से जा रही है,
तो ये हमारे पास में मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो मास अभी भी 2 किलोग्राम है, फाइनल वेलोसिटी यही रहेगी, बस जो हमने नीचे की तरफ माइनस लिया था वो कैसे हो जाएगा प्लस, ऊपर की तरफ प्लस, कितना रहेगा 10√2, तो ये कितना हो गया 20√2। हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना था, क्या होता है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये फाइनल हमारा है 20√2 और ये माइनस का 20√2, तो ये भैया प्लस का हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 40√2 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। 40√2 कैसे हो गया भैया, माइनस माइनस प्लस, अब आप इसमें कॉमन ले लोगे, x प्लस एक्स क्या होता है 2x, ऐसे 20√2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 20√2 और 2 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ, क्या पढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, ध्यान से सुनेंगे बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, ठीक है। न्यूटन ने सेकंड लॉ में यह कहा कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, अगर हम किसी बॉडी पर क्या लगाते हैं फोर्स, तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो फोर्स कितने समय के लिए लगा रहे हैं, तो टाइम के साथ में चेंज होता है मोमेंटम। तो ये है हमारा फोर्स, ये हमारा क्या है बेटा फोर्स, और ये है चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है डेल्टा पी, डेल्टा पी अभी लिख रहे थे 12वां, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्या है ये चेंज, और टाइम के साथ तो डेल्टा टी भी लिख दिया, क्या लिख दिया डेल्टा टी। ये क्या लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम, ये टाइम के साथ है इसलिए इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे, क्या बोलेंगे। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, लिख सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अभी तो पढ़ा रहे हैं इतने देर से, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम, और जब किसी में टाइम का डिवाइड होता है तो उसे क्या बोलते हैं रेट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बोलो क्या लिखा है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये किसका सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो अपन कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी को कोई तकलीफ इसमें, हाँ बेटा है, हाँ मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। अरे भाई इतने देर से पी लिख रहे हैं, तब से तुम्हारी आंखें बंद थी क्या, तो देखो इतने देर से, और आपको देखो इतने देर से लिख रहे हैं भाई, हद है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या पढ़ाया था मैंने, इट इज डिनोटेड बाय, तो इसका क्या मतलब है कि तो तुमने बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया कि हम इतने देर से पी निकाल रहे हैं, तो तभी पूछ लेते हमसे स्टार्टिंग में ये पी चल क्या रहा है भाई साहब, और हम यहां से लगे निकालने में चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और तुम बाद में पूछ रहे हो सर ये पी क्या है, तो हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। जिस चीज को हम पढ़ा रहे हैं और तुम्हें हम 6 दिन से खाना खिला रहे हैं और तुम पूछे जी हम क्या खा रहे हैं, तो हमें तो फिर बुरा लगेगा ना कि 6 दिन से क्यों नहीं पूछा जो तुम खा रहे हो। अरे साफ साफ लिखा पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इज पी इज लीनियर मोमेंटम, पी इज, बात समझ आई नहीं, अब अभी भी पूछना है। अरे तो इतनी बार से तो पूछ रहे हैं भैया फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, और कह भी रहे हम मुंह से, तुम क्या सुन रहे हो भाई। ये इनिशियल मोमेंटम कह रहे हैं कि नहीं, तो पी क्या है इसमें इनिशियल मोमेंटम, आई मतलब इनिशियल और एफ मतलब फाइनल। हद है यार, अजीब क्यों लग रहा था, कहीं एलियन थोड़ी ना लिख दिया, मतलब वहां से दूसरे ग्रह की लैंग्वेज लिख दी हो। ABCD का ये लिखा है, लो भैया तुम्हारा तो फिर तो हमें गड़बड़ी लग रहा है। P फॉर लीनियर मोमेंटम, अब ठीक है, और इसमें अगर I लगा है तो इनिशियल मोमेंटम, और F लगा है तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब कुछ दिक्कत है,
और टी को क्या बोलते हैं? लो टाइम। नहीं तुम कहोगे भाई सर ये टी क्या है। अब ठीक है, अब पता चल गया। चलो भैया, अब अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं तो कैसे करूंगा, जरा समझ लो एक बार, सुनना। देखो ये लिखा है मेरा फोर्स, ये क्या लिखा है? फोर्स। और ये लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम, ये P, आप P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं, आप P फाइनल माइनस P इनिशियल भी लिख सकते हैं। लो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, P फाइनल माइनस P इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम लिखा है। ये क्या लिखा है? और अगर मैं इसमें टाइम का डिवाइड दूं तो ये क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। टाइम का डिवाइड देते हैं तो रेट बोलते हैं, बताया था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर अप्लाई किया है। तो यही तो स्टेटमेंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसको याद कर लो, इसी से ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कोई दिक्कत? अभी आपको मैंने क्या बताया था? फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा इसमें बता देते हैं, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, क्या है? कोई दिक्कत? और मास इसमें बॉडी का है अपॉन टाइम t। क्या मैं इसमें से मास कॉमन ले सकता हूं बेटा? बताओ। तो मास कॉमन ले लिया, क्या आ गया? v माइनस यू अपॉन टी। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन कहते हैं कि नहीं? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बेटा तो आपको पता क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट के। इस के की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो हमारे पास में F इक्वल टू आ जाता है एम ए। ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो फर्स्ट लॉ डेफिनेशन बताता है और सेकंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला बताता है। बात समझ में आया? फर्स्ट लॉ क्या बताता है? डेफिनेशन। सेकंड लॉ क्या बताता है? फॉर्मूला। तो भैया बेंच पे लिखने से अच्छा है कि कागज पे लिखो, जीवन बदल लेगा तुम्हारा। समझ गए ना? बेंच पे मत लिखो। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैसे आया? कोई दिक्कत? प्रूफ भी समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले याद करना है आप लोगों को, मैं आपको फिर से बता देता हूं। एक फॉर्मूला तो फोर्स का ये याद करना है, मास, और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और एक याद करना है एम ए। ये दो फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल देंगे, तो आपको इनको फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बस एक इसके टर्म में, एक ऐसे। कैसे? एम ए की तरह लिख देंगे। अरे भाई अगर मान लो वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दी गई है तो आप सीधा यूज कर लेना, वरना ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, एक ही बात है ना। इतना समझ आ गया? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लें। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक आदमी 100 न्यूटन से खींच रहा है। इसका मास पता है कितना है? इसका मास है 50 किलोग्राम। तो बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आपने कहा सर F इक्वल टू एम ए पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि नहीं? तो सर A निकालेंगे तो F अपॉन एम आएगा सर, बिल्कुल आएगा। F सर इसमें 100 लग रहा है, M इसमें सर 50 है, कट जाएगा, आंसर सर 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही आया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, मान लो ये ब्लॉक है, इसको, ये ब्लॉक है 10 किलो का, कितने का? इधर आदमी एक 20 न्यूटन से खींच रहा है, एक इधर पीछे की तरफ 5 न्यूटन से खींच रहा है। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? तो उसने बोला F इक्वल टू, सर ने बताया था मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो नेट फोर्स, ये टोटल फोर्स है। तो भैया इधर लग रहा है 20 का और इधर लग रहा है 5 का, माइनस क्यों लिखा सर? अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन होता तो प्लस। तो ये हमारा नेट फोर्स, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन हमको निकालना है। 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 15। और ये हो गया 10 इंटू ए, तो यहां से ए कितना आ गया? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
1.5 क्यों, 10 का डिवाइड देंगे 15 में तो 1.5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखें। एक ट्रॉली जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से आगे चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, है ना। तो बताइए कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आप सबको पता है फोर्स का सर ने फॉर्मूला बताया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू, मास है 5 और एक्सेलरेशन 2, कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कोई दिक्कत, कर लोगे कि नहीं? अब मान लो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक 5 किलोग्राम की बॉडी है, इसकी इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी टाइम में, 1 सेकेंड। तो बताइए फोर्स क्या है। तो अभी हम आपको जो बोल रहे थे ना, टाइम दिया है? दिया है, अपन को क्या करना है, नहीं दिया होता तो देखते हम व्यवस्था करते। एफ इक्वल टू एम होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। मास दिया है 5 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल 2 अपॉन 1, डिवाइड दे के सॉल्व करके आंसर आ गया। आ गया कि नहीं भैया? देखो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये एक बॉल है, इसका मास है 10 किलोग्राम, है ना। ये इनिशियली हमारा रेस्ट में है, कैसा है, चलो रेस्ट में छोड़, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ समय बाद रुक गया, ये मान लो यहां पर 5 मीटर चल के रुक गया, रुक गया मतलब स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई। तो बताइए इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो सर ने बताया था F इक्वल टू होता है m v माइनस यू अपॉन टी, ऐसा बताया था। अब इसमें तो टाइम दिया ही नहीं गया, अब कैसे निकालें। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, कैसे निकालेंगे बताओ तुम, और डंडा बजेगा नहीं बताओगे तो। कर लो तुम एकदम, इसमें तो टी दिया ही नहीं गया, एक्सेलरेशन ही नहीं दी, ये मीटर पर सेकंड है। कैसे, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट वाले में तो ए भी नहीं दिया, लास्ट वाली देखो। चलिए देखो, जब आपको वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल और डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, एफ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माई प्लस 2as लगेगी। तो यहां पर क्या होगा, u इधर जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से a कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से निकाल लेना, ठीक है। तो इक्वेशन से निकाल लेंगे या फिर डायरेक्ट आप इक्वेशन ही याद कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब देखो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, मास कितना था इसका 10 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी 0 पे स्क्वायर, इनिशियल 10 का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर। तो ये तो चल के रुक गया, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इस पर लग रहा है F इक्वल टू माइनस का 100 न्यूटन फोर्स। माइनस का क्यों, वेलोसिटी घट रही है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी स्पीड घट रही है, तभी तो रुक। एक ही तो ये वैल्यू है, एक ही तो वैल्यू है, देखो एक्सेलरेशन ही तो है ये, या तो आप यहां पहले इधर रख के एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आई? या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। अब आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, कितने फॉर्मूले हो गए 3। एक तो F इक्वल टू एम ए से सीधा मास एक्सेलरेशन दिया जाए, फोर्स निकल आएगा, निकल आएगा। एक आपको जब टाइम दिया जाए तो m v माइनस यू अपॉन टी से निकल आएगा, और जब टाइम ना दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s से निकल आएगा। लो खत्म। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्लियर, बात समझ आया। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो,
8 किलोग्राम की बॉडी है, रेस्ट में था, 20 की स्पीड हो गई कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो टाइम दिया गया तो टाइम वाला फॉर्मूला रखा। u आपको कितना दिया गया, 0, v20, तो v20 माइनस 0 कितना टाइम दिया, 5 सेकंड, सॉल्व कर दिया, 32 न्यूटन। नहीं आई समझ? एक बार फिर से समझा देते हैं लोग। जब भी टाइम दिया जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे फोर्स का, एम वी माइनस यू अपॉन टी। एम कितना दिया है आपको, 8 किलोग्राम, वी है 20 माइनस 0 और टाइम है 5, तो ये 8 इंटू 20 अपॉन 5 कट जाएगा, ये 4 आएगा और 8 चौको कितना होता है, 32 न्यूटन, 32 न्यूटन। कोई दिक्कत, कर लेंगे कि नहीं? ऐसी सेम ये 1000 किलोग्राम का है, स्टॉप हो गया 10 सेकंड में, 90 की स्पीड से चल रहा था, तो अब 90 की स्पीड को किलोमीटर में दी गई है, तो आपको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो आप इसको क्या करेंगे, 90 को 5/18 से डिवाइड, और 18 5 से कितना होता है 90, तो कितना आ गया 25, 25 आ गया कि नहीं, 25 आ गया कि नहीं, मीटर पर सेकंड आया। अब आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, कैसे, जब टाइम दिया जाए तो एम वी माइनस यू अपॉन टी। एम कितना था 1000, वी 0, यू कितना है 25 और टाइम कितना 10 सेकंड। एक 0 कट गया, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2500 न्यूटन फोर्स लगेगा। क्लियर? ये तो F इक्वल टू, ये तो ठीक है, बात समझ आया? चलिए तो इतना ही पढ़ लेते हैं, है ना।